हमारी मशीनों के अंदर जो असली छिपे हुए हीरो काम करते हैं वो है गियर्स। ये लगभग हर उस मशीन में होते हैं जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, फिर भी इन पर हमारा ध्यान शायद ही कभी जाता है। तो आज हम इंजीनियरिंग के इसी कमाल को करीब से जानने वाले हैं। जरा सोचिए, एक तरफ एक भारी भरकम ट्रक है जो टनों का वजन खींच रहा है और दूसरी तरफ एक स्पोर्ट्स कार जो हवा से बातें कर रही है। एक में बेहिसाब ताकत, दूसरे में जबरदस्त रफ्तार। ये होता कैसे है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही ब्रिलियंट इन्वेंशन में छिपा है, जो इंजीनियरिंग की सबसे असरदार खोजों में से एक है। जी हाँ, गियर्स। तो चलिए इन सीधे साधे दिखने वाले पहियों की कमाल की दुनिया में उतरते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो गियर ही वो चीज है जो स्पीड और पावर की इस गुत्थी को सुलझाता है। ये बस एक दांतेदार पहिया है जो दूसरे दांतेदार पहिए में फंसकर घूमता है और बस इसी जुड़ाव से सारा खेल बदल जाता है। तो इंजीनियर्स गियर्स का इस्तेमाल करते क्यों हैं? असल में इसके 4 मेन काम हैं। पहला, स्पीड को कम या ज्यादा करना। दूसरा, फोर्स या टॉर्क को बदलना। तीसरा, घूमने वाली मोशन को किसी और एंगल पर ले जाना। और चौथा, घूमने की डायरेक्शन को ही पलट देना। बस यही 4 नियम हैं जो पूरी मैकेनिकल दुनिया को चलाते हैं। तो चलिए कहानी के सबसे पहले और सबसे अहम किरदार से मिलते हैं स्पर गियर। ये सबसे बेसिक और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला गियर है। इसका डिजाइन एकदम सीधा साधा है। सोचिए, 2 पैरेलल शाफ्ट्स हैं, उन पर गियर लगे हैं जिनके दांत बिल्कुल सीधे हैं। जब ये एक दूसरे से जुड़ते हैं तो पावर एक शाफ्ट है दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। सिंपल। और यहीं पर एक मजेदार बात सामने आती है। स्पर गियर बनाने में सबसे आसान और सस्ते तो हैं, पर इनकी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ये बहुत शोर करते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके दांत एक दूसरे से खटाक से एकदम से पूरी चौड़ाई में टकराते हैं। तो बस यहीं से इंजीनियरिंग की असली कहानी शुरू होती है। हर नई प्रॉब्लम के लिए एक नया बेहतर सॉल्यूशन, एक नया गियर। तो प्रॉब्लम नंबर 1 साफ है, ये शोर और झटके वाला कॉन्टैक्ट। इसको कैसे सॉल्व किया जाए? और इसका सॉल्यूशन है हेलिकल गियर। इसमें दांत सीधे नहीं होते बल्कि एक एंगल पे कटे होते हैं। इससे होता यह है कि दांत धीरे धीरे और स्मूथली एक दूसरे से जुड़ते हैं और शोर काफी कम हो जाता है। ये डिजाइन का एक क्लासिक ट्रेड ऑफ दिखाता है। देखिए, हेलिकल गियर शांत है, मजबूत है, पर बनाने में थोड़े मुश्किल हैं। दूसरी तरफ स्पर गियर सिंपल हैं लेकिन शोर करते हैं। तो हर डिजाइन के अपने फायदे नुकसान हैं। अब आती है अगली चैलेंज। क्या हो अगर शाफ्ट्स पैरेलल ना हो? मतलब अगर मोशन को कोने में 90 डिग्री पर मोड़ना हो तो? इस काम के लिए बनाए गए हैं बेवल गियर्स। इनका शेप एक कटे हुए कोन जैसा होता है जो इन्हें पावर को 90 डिग्री के एंगल पर मोड़ने में मदद करता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है एक हैंड ड्रिल। सोचिए, हम हैंडल को सीधा घुमाते हैं और बेवल गियर उस मोशन को हॉरिजॉन्टल घुमाव में बदल देता है, जिससे ड्रिल की नोक घूमने लगती है ना कमाल? अच्छा, अब हमारी अगली मुश्किल। सोचिए, अगर हमें खरगोश जैसी तेज रफ्तार को कछुए जैसी धीमी चाल में बदलना हो, मतलब जब स्पीड को बहुत बहुत ही ज्यादा कम करना हो, तब क्या करेंगे? तो इसका जवाब है वर्म गियर। इसका डिजाइन तो बिल्कुल ही अलग है। इसमें एक स्क्रू जैसा हिस्सा होता है जिसे वर्म कहते हैं और वो एक गोल गियर से जुड़ता है। वर्म गियर की सबसे बड़ी सुपर पावर है स्पीड को कम करने की इसकी अनबिलीवेबल एबिलिटी। ये स्पीड को 300 गुना तक कम कर सकता है। जरा सोचिए, 300:1। ये एक ऐसा रेशियो है जो दूसरे गियर्स के लिए सोचना भी मुश्किल है। और इसकी सबसे अनोखी, सबसे यूजफुल बात है इसका सेल्फ लॉकिंग फीचर। मतलब वर्म तो गियर को घुमा सकता है, लेकिन फ्रिक्शन की वजह से गियर वापस वर्म को नहीं घुमा सकता। ये एक वन वे स्ट्रीट है और यही चीज इसे कन्वेयर बेल्ट जैसी मशीनों के लिए परफेक्ट बनाती है, जहां मोटर बंद होते ही एक ऑटोमेटिक ब्रेक चाहिए होता है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे गोल गोल घूमने वाली मोशन की, लेकिन क्या हो अगर हमें इस घूमने वाली मोशन को एक सीधी लाइन में चलाना हो? इसके लिए एक बहुत ही स्पेशल गियर सिस्टम है। इसका नाम है रैक और पिनियन। यहाँ एक गोल गियर, जिसे पिनियन कहते हैं, एक सीधी दांतेदार पट्टी यानी रैक पर चलता है और बस घूमने वाली मोशन सीधे लाइन में चलने लगती है। और एक बार आप इसे समझ गए तो ये सिस्टम हर जगह नजर आने लगेगा। हमारी कार के स्टीयरिंग में, विंडशील्ड वाइपर्स में,
ये सीधा सादा सा दिखने वाला मैकेनिज्म हमारी डेली लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो अब जब गियर्स की इस छिपी हुई दुनिया से पर्दा उठ चुका है, तो अगली बार किसी मशीन को देखें तो जरा सोचिएगा, उसके अंदर यही छोटे छोटे लेकिन पावरफुल हीरो काम कर रहे होंगे। जरा सोचिए, एक नाजुक सी घड़ी की टिक टिक और एक बहुत बड़ी पवन चक्की के घूमने में आखिर क्या चीज कॉमन हो सकती है? जवाब एक ऐसी टेक्नोलॉजी में छिपा है जो हर जगह है, लेकिन फिर भी अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहती है। आज हम गियर्स के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं, वो सरल लेकिन कमाल के दांतेदार पहिए जो हमारी पूरी दुनिया को चलाते हैं। हाँ, ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना? एक तरफ है नफीस इंजीनियरिंग का एक छोटा सा नमूना और दूसरी तरफ है जबरदस्त ताकत का एक बड़ा सा प्रतीक। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये दोनों एक ही बहुत जरूरी सिद्धांत पर काम करते हैं, और वो सिद्धांत है गियर्स की दुनिया। इस चर्चा में हम उनकी भाषा को समझेंगे और ये पता लगाएंगे कि कैसे ये दांतेदार पहिए शक्ति और सटीकता का एक बेहतरीन तालमेल बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स मशीन को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी उसके सबसे बुनियादी हिस्से से। तो आइए एक अकेले गियर को जरा पास से देखें और उसकी बनावट को समझें। सबसे पहले आता है पिच सर्कल डायमीटर। इसे गियर का ब्लूप्रिंट ही समझिए। ये एक काल्पनिक रेखा है जहां दो गियर असल में मिलते हैं और अपनी ताकत एक दूसरे को देते हैं। भले ही हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन गियर की हर दूसरी नापजोक यहीं से, इसी एक माप से शुरू होती है। इसके बाद है आउटसाइड डायमीटर। ये खैर काफी सीधा सा है। ये गियर का सिर से लेकर पैर तक का कुल माप है, जो उसके दांतों के सबसे बाहरी किनारों से लिया जाता है। अब जरा दांतों पर ही गौर करते हैं। पिच सर्कल के ऊपर का जो हिस्सा है उसे एडेंडम कहते हैं और नीचे के हिस्से को डेडेंडम। इसे दांत की नोक और जड़ की तरह सोच सकते हैं। ये दोनों मिलकर ही दांत की वो पूरी सतह बनाते हैं जो काम करती है। तो अब हम एक गियर के हिस्सों को जान गए हैं, तो आइए इस बारे में बात करें कि वे एक दूसरे से बात कैसे करते हैं। मशीनों की दुनिया में गियर्स को एक साथ काम करने के लिए एक ही भाषा बोलनी पड़ती है और उसी भाषा को कहते हैं पिच। तो पिच असल में है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये दांतों के बीच की दूरी का एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। ये उस सीक्रेट कोड की तरह है जो ये पक्का करता है कि दो गियर के दांत एक दूसरे में एकदम परफेक्ट फिट हों, ठीक जैसे किसी पजल के दो टुकड़े। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये कि पिच को नापने के दो मुख्य तरीके हैं। अमेरिकी सिस्टम में डायमेट्रल पिच का इस्तेमाल होता है, जहां बड़ा नंबर होने का मतलब है छोटे और बारीक दांत। दूसरी तरफ मीट्रिक सिस्टम मॉड्यूल का इस्तेमाल करता है, जहां बड़ा नंबर होने का मतलब है बड़े और मजबूत दांत। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, ये बताना कि गियर्स एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं या नहीं। और बस यही हमें ले आता है गियर की दुनिया के पहले सुनहरे नियम पर। चाहे कोई अमेरिकन सिस्टम इस्तेमाल करे या मीट्रिक, दो गियर्स को एक साथ काम करने के लिए उनकी पिच बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। इसमें कोई अगर मगर नहीं, कोई समझौता नहीं। ठीक है, तो हम ये तो जान गए कि गियर्स को एक ही भाषा बोलनी पड़ती है, लेकिन आखिर वो क्या चीज़ है जो उन्हें इतनी स्मूथली, इतनी आसानी से घुमाती है? अब हम फिजिक्स के उस नियम को देखेंगे जो उनके सुंदर और कुशल नाच को कंट्रोल करता है। इसे कहते हैं गियरिंग का नियम, और सुनने में ये जितना भारी भरकम लगता है ना, असल में उतना ही आसान है। इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे जैसे गियर घूमते हैं, उनकी स्पीड का अनुपात हमेशा एक जैसा बना रहना चाहिए। अगर एक गियर दूसरे की तुलना में जरा सा भी तेज या धीमा हुआ तो पूरी मशीन में झटके लगेंगे, जो कि किसी भी मशीन के लिए बहुत बुरा हो सकता है। तो ये एकदम परफेक्ट स्थिर गति मिलती कैसे है? ये सब ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का खेल है। सोचिए कि दो गियर के दांत मिल रहे हैं। वो जो कांटेक्ट पॉइंट है उससे हमेशा एक काल्पनिक सीधी लाइन पर चलना होता है जो एक फिक्स्ड पिच पॉइंट से होके गुजरती है। बस यही ज्यामिति नियम है जो सब कुछ इतना सुचारू रूप से चलाता रहता है। पिच के अलावा एक और जरूरी नंबर है जो ये तय करता है कि दो गियर साथ काम करेंगे या नहीं, प्रेशर एंगल। ये वो एंगल है जिस पर गियर एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, और ये सीधे सीधे दांत के आकार और उसकी मजबूती को तय करता है। आमतौर पर इंजीनियर्स के पास चुनने के लिए कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं। 14.5 डिग्री एक पुराना स्टैंडर्ड है। ये शांत तो चलता है पर ज्यादा वजन नहीं उठा सकता।
25 डिग्री बहुत मजबूत है लेकिन शोर कर सकता है, और इसीलिए आज 20 डिग्री सबसे आम है। ये मजबूती और स्मूथ चलने के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस है। और यहीं पर आता है गियर की अनुकूलता का दूसरा सुनहरा नियम। न सिर्फ पिच एक जैसी होनी चाहिए, बल्कि प्रेशर एंगल भी बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। ये 2 नंबर, पिच और प्रेशर एंगल, एक तरह से गियर का डीएनए है। कभी सोचा है कि गियर के दांत सीधे सपाट क्यों नहीं होते? उनमें वो खूबसूरत घुमाव, वो कर्व क्यों होता है? चलिए इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। देखा जाए तो हिस्टोरिकली दांतों के 2 मुख्य आकार रहे हैं। साइक्लॉइडल प्रोफाइल, जो बेहद सटीक और कुशल है, आज भी महंगी घड़ियों में इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारी औद्योगिक दुनिया में इन्वल्यूट प्रोफाइल ही राजा है। इसका सुंदर सा कर्व ऐसा है मानो किसी सिलेंडर से धागा खोला जा रहा हो। तो सवाल ये है कि इन्वल्यूट ही क्यों जीता? इसका जवाब छिपा है व्यवहारिकता में। ये बनाने में होने वाली छोटी मोटी गलतियों को झेल लेता है, ये एक जैसा प्रेशर एंगल बनाए रखता है, और सबसे ज़रूरी बात, इसे बनाना बहुत आसान और सस्ता है। कभी कभी सबसे अच्छा डिज़ाइन वही होता है जो असल दुनिया में सबसे अच्छे से काम करे। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये सब असल में एक प्रैक्टिकल उदाहरण में कैसे एक साथ काम करता है। आइए एक आसान सी लेकिन बहुत ज़रूरी कैलकुलेशन करें जो इंजीनियर हर दिन करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 24 पीडी पिच के 2 गियर हैं, एक में 36 दांत और दूसरे में 60। स्टेप 1, हम पहले गियर का पिच डायमीटर निकालते हैं जो आता है 1.5 इंच। स्टेप 2, हम दूसरे गियर के लिए भी यही करते हैं और हमें मिलता है 2.5 इंच। और स्टेप 3, हम उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, और लीजिए हमें 2 इंच का एकदम सही सेंटर डिस्टेंस मिल जाता है। बस इतना ही आसान है। और ये उदाहरण हमें बहुत अच्छे से दिखाता है कि सब कुछ आखिर में कैसे जुड़ता है। एक परफेक्ट मेश के लिए बस ये 3 चीजें याद रखनी है। दोनों गियर्स का पिच एक जैसा होना चाहिए, प्रेशर एंगल एक जैसा होना चाहिए, और उन्हें सही सेंटर डिस्टेंस पर लगाया जाना चाहिए। ये हैं गियर डिजाइन के 3 सुनहरे नियम। तो अब गियर्स की ये सीक्रेट भाषा हमारे सामने है। अगली बार जब किसी कार के इंजन की गड़गड़ाहट या फिर एक साधारण हैंड मिक्सर की आवाज सुने तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा। अब जब ये कोड पता चल गया है तो शायद अपने चारों ओर की दुनिया एक नए मैकेनिकल नजरिए से दिखने लगेगी। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। कभी सोचा है कि हमारी दुनिया को चलाने वाली एक बहुत ही साधारण सी चीज गियर्स के पीछे कितनी कमाल की फिजिक्स छिपी है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। ज्यादा ताकत चाहिए या ज्यादा रफ्तार? एक कार को एक ही समय पर दोनों चीजें क्यों नहीं मिल सकती? जरा सोचिए, जब एक कार को पहाड़ी पर चढ़ना होता है तो उससे जबरदस्त ताकत चाहिए, और जब वही कार हाईवे पर होती है तो उससे रफ्तार चाहिए। सवाल यह है कि एक ही इंजन ये दोनों काम आखिर करता कैसे है? तो यहाँ मामला साफ है। एक तरफ है पहाड़ पर चढ़ाई, जहां पहियों को घुमाने के लिए बहुत ज्यादा ताकत यानी टॉर्क चाहिए, भले ही स्पीड कम हो, और दूसरी तरफ है हाईवे, जहां पहियों की रफ्तार तेज होनी चाहिए, भले ही उस वक्त टॉर्क कम हो। और यही है वो ट्रेड ऑफ जिसकी हम बात कर रहे हैं। मतलब एक चीज पाने के लिए दूसरी को छोड़ना पड़ता है। ये एक ऐसा संतुलन है जिसे गियर्स हमारे लिए बहुत आसान बना देते हैं। तो इस मुश्किल पहेली का जवाब क्या है? जवाब बड़ा सीधा साधा है। एक बहुत पुराना और कमाल का डिवाइस, गियर। ये पावर को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का सबसे मजबूत और भरोसेमंद तरीका है, जिसमें स्लिप होने की कोई गुंजाइश नहीं होती। तो पावर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की इस कहानी के असली हीरो हैं गियर्स। पर ये काम करते कैसे हैं? चलो इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। अब गियर्स को समझने के लिए ना टॉर्क को समझना बहुत जरूरी है। टॉर्क क्या है? सीधी सी भाषा में कहें तो घुमाने वाली ताकत। जैसे दरवाजे का हैंडल घुमाने में या किसी बोतल का ढक्कन खोलने में जो जोर लगता है ना, बस वही है टॉर्क। अब आते हैं उस गोल्डन रूल पर, वो नियम जिस पर सारे गियर्स काम करते हैं। ये एक ऐसा नियम है जो सब कुछ तय कर देता है। और ये नियम कहता है या तो आपको हाई स्पीड मिलेगी या फिर हाई टॉर्क, दोनों एक साथ कभी नहीं। मतलब ये एक ऐसा सौदा है जिसमें से एक को चुनना ही पड़ता है, इससे बचा नहीं जा सकता। और पता ये नियम कहाँ से आया है? ये एक बहुत ही क्लासिक आइडिया पर बेस्ड है जिसे हम सब जानते हैं, लीवर का नियम। जी हाँ,
वही सिद्धांत जिसे आर्किमिडीज ने खोजा था। देखिए, लीवर में क्या होता है, हम थोड़ी सी ताकत लगाकर ज्यादा दूरी तक उसे घुमाते हैं और एक भारी चीज को कम दूरी तक उठा लेते हैं, यानी दूरी के बदले ताकत। गियर्स में भी ठीक यही होता है, बस यहाँ हम स्पीड के बदले टॉर्क का सौदा करते हैं। एक तेज घूमने वाला गियर दूसरे गियर को धीरे धीरे लेकिन बहुत ज्यादा ताकत से घुमा सकता है। तो ये अदला बदली होती कैसे है? असल में सारा खेल रेशियो का है। चलिए देखते हैं कि गियर्स का ये रेशियो इस पूरे बैलेंस को कैसे कंट्रोल करता है। जी हाँ, सारा जादू गियर्स के दांतों की संख्या में है। सब कुछ वही तय करता है कि हमें स्पीड मिलेगी या टॉर्क। तो पहला केस देखते हैं, जब एक छोटा गियर जिसमें कम दांतें हैं एक बड़े गियर को जिसमें ज्यादा दांतें हैं घुमाता है, तो क्या होता है? टॉर्क तो बढ़ जाता है पर स्पीड कम हो जाती है। ये बिल्कुल कार के पहले गियर जैसा है जो पहाड़ पर चढ़ने के लिए ही होता है। और अब दूसरा केस जो ठीक इसका उल्टा है। यहाँ एक बड़ा गियर एक छोटे गियर को घुमा रहा है। नतीजा, स्पीड तो बढ़ गई पर टॉर्क कम हो गया। ये हाईवे पर कार के टॉप गियर की तरह है। इस टेबल से ये पूरा हिसाब किताब एकदम साफ हो जाएगा। जरा देखिए, जब चलाने वाले गियर में 10 दांतें हैं और चलने वाले में 20, तो रेशियो हुआ 2:1। इसका सीधा मतलब है स्पीड आधी पर टॉर्क डबल। और इसका उल्टा देखिए, जब रेशियो 1:2 है तो स्पीड डबल हो जाती है पर टॉर्क वो आधा रह जाता है। तो चलो, अब जो कुछ भी हमने सीखा है उसे लेकर वापस अपनी पहली पहेली पर चलते हैं कि कार पहाड़ी पर आसानी से चढ़ती कैसे है। तो जब कोई कार पहाड़ पर चढ़ रही होती है तो असल में होता क्या है? देखिए, सबसे पहले तो है चुनौती। कार को ग्रेविटी के खिलाफ ऊपर जाने के लिए जबरदस्त टॉर्क यानी घुमाने वाली ताकत चाहिए। तो फिर क्या होता है? गियर बदला जाता है, लोअर गियर लगाया जाता है। इससे इंजन का छोटा गियर पहियों से जुड़े एक बड़े गियर को घुमाने लगता है और नतीजा, ये गियर रेशियो स्पीड को कम कर देता है पर टॉर्क को कई गुना बढ़ा देता है और पहियों को पहाड़ पर चढ़ने की वो जरूरी ताकत मिल जाती है। तो इस पूरी बात से सीखने वाली सबसे जरूरी बातें क्या हैं? पहली, पावर कहीं जाती नहीं, बस उसका रूप बदल जाता है। दूसरी, ज्यादा दांतें मतलब ज्यादा टॉर्क पर कम स्पीड। और तीसरी, कम दांतें मतलब कम टॉर्क लेकिन स्पीड ज्यादा। बस इतना ही सिंपल है ये। तो अब जब गियर्स का ये ट्रेड ऑफ समझ आ गया है तो जरा सोचिए, ये सिद्धांत और कहां-कहां हमारी नजरों के सामने ही छिपा हुआ है। साइकिल से लेकर घड़ियों तक, पवन चक्कियों से लेकर रोबोट्स तक, ये हर जगह काम कर रहा है। अगली बार जब कोई मशीन देखे ना, तो उसमें छिपे गियर्स के इस कमाल के बैलेंस के बारे में जरूर सोचिएगा। जरा सोचिए, एक नाजुक सी घड़ी की टिक टिक और एक बहुत बड़ी पवन चक्की के घूमने में आखिर क्या चीज कॉमन हो सकती है? जवाब एक ऐसी टेक्नोलॉजी में छिपा है जो हर जगह है, लेकिन फिर भी अक्सर हमारी नजरों से ओझल रहती है। आज हम गियर्स के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। वो सरल लेकिन कमाल के दांतेदार पहिए जो हमारी पूरी दुनिया को चलाते हैं। हाँ, ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है ना? एक तरफ है नफीस इंजीनियरिंग का एक छोटा सा नमूना और दूसरी तरफ है जबरदस्त ताकत का एक बड़ा सा प्रतीक। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये दोनों एक ही बहुत जरूरी सिद्धांत पर काम करते हैं, और वो सिद्धांत है गियर्स की दुनिया। इस चर्चा में हम उनकी भाषा को समझेंगे और ये पता लगाएंगे कि कैसे ये दांतेदार पहिए शक्ति और सटीकता का एक बेहतरीन तालमेल बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स मशीन को समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी उसके सबसे बुनियादी हिस्से से। तो आइए एक अकेले गियर को जरा पास से देखें और उसकी बनावट को समझें। सबसे पहले आता है पिच सर्कल डायमीटर। इसे गियर का ब्लूप्रिंट ही समझिए। ये एक काल्पनिक रेखा है जहां दो गियर असल में मिलते हैं और अपनी ताकत एक दूसरे को देते हैं। भले ही हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन गियर की हर दूसरी नापजोक यहीं से, इसी एक माप से शुरू होती है। इसके बाद है आउटसाइड डायमीटर। ये खैर काफी सीधा सा है। ये गियर का सिर से लेकर पैर तक का कुल माप है जो उसके दांतों के सबसे बाहरी किनारों से लिया जाता है। अब जरा दांतों पर ही गौर करते हैं। पिच सर्कल के ऊपर का जो हिस्सा है उसे एडेंडम कहते हैं और नीचे के हिस्से को डेडेंडम। इसे दांत की नोक और जड़ की तरह सोच सकते हैं। ये दोनों मिलकर ही दांत की वो पूरी सतह बनाते हैं जो काम करती है। तो अब हम एक गियर के हिस्सों को जान गए हैं, तो आइए इस बारे में बात करें कि वे एक दूसरे से बात कैसे करते हैं।
मशीनों की दुनिया में गियर्स को एक साथ काम करने के लिए एक ही भाषा बोलनी पड़ती है और उसी भाषा को कहते हैं पिच। तो पिच असल में है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये दांतों के बीच की दूरी का एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। ये उस सीक्रेट कोड की तरह है जो ये पक्का करता है कि दो गियर के दांत एक दूसरे में एकदम परफेक्ट फिट हों, ठीक जैसे किसी पजल के दो टुकड़े। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये कि पिच को नापने के दो मुख्य तरीके हैं। अमेरिकी सिस्टम में डायमेट्रल पिच का इस्तेमाल होता है, जहां बड़ा नंबर होने का मतलब है छोटे और बारीक दांत। दूसरी तरफ मीट्रिक सिस्टम मॉड्यूल का इस्तेमाल करता है, जहां बड़ा नंबर होने का मतलब है बड़े और मजबूत दांत। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं, लेकिन दोनों का मकसद एक ही है, ये बताना कि गियर्स एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं या नहीं। और बस यही हमें ले आता है गियर की दुनिया के पहले सुनहरे नियम पर। चाहे कोई अमेरिकन सिस्टम इस्तेमाल करे या मीट्रिक, दो गियर्स को एक साथ काम करने के लिए उनकी पिच बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। इसमें कोई अगर मगर नहीं, कोई समझौता नहीं। ठीक है, तो हम ये तो जान गए कि गियर्स को एक ही भाषा बोलनी पड़ती है, लेकिन आखिर वो क्या चीज़ है जो उन्हें इतनी स्मूथली, इतनी आसानी से घुमाती है? अब हम फिजिक्स के उस नियम को देखेंगे जो उनके सुंदर और कुशल नाच को कंट्रोल करता है। इसे कहते हैं गियरिंग का नियम, और सुनने में ये जितना भारी भरकम लगता है ना, असल में उतना ही आसान है। इसका सीधा सा मतलब है कि जैसे जैसे गियर घूमते हैं उनकी स्पीड का अनुपात हमेशा एक जैसा बना रहना चाहिए। अगर एक गियर दूसरे की तुलना में जरा सा भी तेज या धीमा हुआ तो पूरी मशीन में झटके लगेंगे, जो कि किसी भी मशीन के लिए बहुत बुरा हो सकता है। तो ये एकदम परफेक्ट स्थिर गति मिलती कैसे है? ये सब ज्यामिति यानी ज्योमेट्री का खेल है। सोचिए कि दो गियर के दांत मिल रहे हैं। वो जो कांटेक्ट पॉइंट है उसे हमेशा एक काल्पनिक सीधी लाइन पर चलना होता है जो एक फिक्स्ड पिच पॉइंट से होकर गुजरती है। बस यही ज्यामिति नियम है जो सब कुछ इतना सुचारू रूप से चलाता रहता है। पिच के अलावा एक और जरूरी नंबर है जो ये तय करता है कि दो गियर साथ काम करेंगे या नहीं, प्रेशर एंगल। ये वो एंगल है जिस पर गियर एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, और ये सीधे सीधे दांत के आकार और उसकी मजबूती को तय करता है। आमतौर पर इंजीनियर्स के पास चुनने के लिए कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं। 14.5 डिग्री एक पुराना स्टैंडर्ड है। ये शांत तो चलता है पर ज्यादा वजन नहीं उठा सकता। 25 डिग्री बहुत मजबूत है लेकिन शोर कर सकता है, और इसीलिए आज 20 डिग्री सबसे आम है। ये मजबूती और स्मूथ चलने के बीच का एक परफेक्ट बैलेंस है। और यहीं पर आता है गियर की अनुकूलता का दूसरा सुनहरा नियम। न सिर्फ पिच एक जैसी होनी चाहिए, बल्कि प्रेशर एंगल भी बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। ये दो नंबर, पिच और प्रेशर एंगल, एक तरह से गियर का डीएनए है। कभी सोचा है कि गियर के दांत सीधे सपाट क्यों नहीं होते? उनमें वो खूबसूरत घुमाव, वो कर्व क्यों होता है? चलिए इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। देखा जाए तो हिस्टोरिकली दांतों के दो मुख्य आकार रहे हैं। साइक्लॉइडल प्रोफाइल जो बेहद सटीक और कुशल है, आज भी महंगी घड़ियों में इस्तेमाल होता है। लेकिन हमारी औद्योगिक दुनिया में इनवल्यूट प्रोफाइल ही राजा है। इसका सुंदर सा कर्व ऐसा है मानो किसी सिलेंडर से धागा खोला जा रहा हो। तो सवाल ये है कि इनवल्यूट ही क्यों जीता? इसका जवाब छिपा है व्यवहारिकता में। ये बनाने में होने वाली छोटी मोटी गलतियों को झेल लेता है। ये एक जैसा प्रेशर एंगल बनाए रखता है, और सबसे जरूरी बात, इसे बनाना बहुत आसान और सस्ता है। कभी कभी सबसे अच्छा डिजाइन वही होता है जो असल दुनिया में सबसे अच्छे से काम करे। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि ये सब असल में एक प्रैक्टिकल उदाहरण में कैसे एक साथ काम करता है। आइए एक आसान सी लेकिन बहुत जरूरी कैलकुलेशन करें जो इंजीनियर हर दिन करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास 24 पीडी पिच के दो गियर हैं, एक में 36 दांत और दूसरे में 60। स्टेप 1, हम पहले गियर का पिच डायमीटर निकालते हैं जो आता है 1.5 इंच। स्टेप 2, हम दूसरे गियर के लिए भी यही करते हैं और हमें मिलता है 2.5 इंच। और स्टेप 3, हम उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं, और लीजिए हमें 2 इंच का एकदम सही सेंटर डिस्टेंस मिल जाता है। बस इतना ही आसान है। और ये उदाहरण हमें बहुत अच्छे से दिखाता है कि सब कुछ आखिर में कैसे जुड़ता है। एक परफेक्ट मैश के लिए बस ये 3 चीजें याद रखनी है। दोनों गियर्स का पिच एक जैसा होना चाहिए, प्रेशर एंगल एक जैसा होना चाहिए, और उन्हें सही सेंटर डिस्टेंस पर लगाया जाना चाहिए। ये हैं गियर डिजाइन के 3 सुनहरे नियम।
तो अब गियर्स की ये सीक्रेट भाषा हमारे सामने है। अगली बार जब किसी कार के इंजन की गड़गड़ाहट या फिर एक साधारण हैंड मिक्सर की आवाज सुने तो एक पल के लिए जरूर रुकिएगा। अब जब ये कोड पता चल गया है तो शायद अपने चारों ओर की दुनिया एक नए मैकेनिकल नजरिए से दिखने लगेगी। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। चलिए आज बात करते हैं मैकेनिकल दुनिया के उन गुमनाम हीरोज की जो चुपचाप हमारी दुनिया को चला रहे हैं, गियर ट्रेन्स। जी हाँ, ये घूमते हुए पहिए ही हैं जो मशीनों को उनकी असली ताकत देते हैं। ये सवाल काफी मजेदार है ना? तो आज हम इसी इंजीनियरिंग के कमाल को परत दर परत समझेंगे। हम देखेंगे कि ये साधारण से दिखने वाले गियर्स जब एक साथ आते हैं तो कैसे असाधारण काम कर जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा आज का रोड मैप। हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे और धीरे धीरे सबसे बेहतरीन डिजाइन्स तक पहुंचेंगे। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी बड़ी चीज को समझने के लिए पहले उसके छोटे छोटे हिस्सों को जानना जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले गियर ट्रेन की दुनिया के इन मेन प्लेयर्स से मिलते हैं। तो एक गियर ट्रेन को ना एक टीम की तरह समझिए। ड्राइवर गियर वो है जो एक्शन शुरू करता है, ड्रिवन गियर वो है जिस तक पावर पहुंचानी है, मतलब हमारा मंजिल, और आइडलर वो बीच में मदद करने के लिए है, कभी दूरी कम करने के लिए तो कभी कुछ और करने के लिए। और यहीं पर आता है इसका गोल्डन रूल, स्पीड के बदले में ताकत। मतलब जब स्पीड कम की जाती है तो टॉर्क यानी घुमाने की शक्ति बढ़ जाती है। सोचिए, एक ट्रैक्टर धीरे धीरे चलकर भी इतना भारी सामान कैसे खींच लेता है? इसी नियम की वजह से। अब बात करते हैं सबसे बेसिक सेटअप की, सिंपल गियर ट्रेन। यहीं से हमारी सारी कैलकुलेशंस और समझ की नींव रखी जाती है। सिंपल का सीधा सा मतलब है कि हर एक शाफ्ट पर बस एक ही गियर लगा है और इन सब को फिजिक्स का एक बहुत ही सीधा साधा सा नियम चलाता है जो कहता है कि एक गियर की स्पीड और उसके दांतों की संख्या का गुणा उससे जुड़े दूसरे गियर के बराबर ही होगा। चलिए एक छोटा सा हिसाब लगाकर देखते हैं। मान लीजिए हमारा ड्राइवर गियर जिसमें 30 दांत हैं 100 आरपीएम पर घूम रहा है। आरपीएम यानी रेवोल्यूशंस पर मिनट, 1 मिनट में 100 चक्कर। अब ये एक 60 दांतों वाले गियर को घुमा रहा है। तो सवाल यह है कि दूसरे गियर की स्पीड क्या होगी? और जवाब है 50 आरपीएम, बिल्कुल आधा। जैसा कि नियम ने बताया था, दांत दोगुने तो स्पीड आधी। एकदम परफेक्ट। चलिए अब कहानी में एक ट्विस्ट लाते हैं। अगर हम इन दोनों गियर्स के बीच में एक तीसरा गियर डाल दें तो क्या पूरी की पूरी कैलकुलेशन बदल जाएगी? हैरानी होगी ये जानकर, पर जवाब है स्पीड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ, बीच वाला आइडलर गियर चाहे कितना भी बड़ा हो या छोटा, फाइनल स्पीड रेशियो को नहीं बदलता। ये मैकेनिक्स का एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है। तो सवाल उठता है कि फिर आइडलर का काम क्या है? उसका एक बहुत जरूरी काम है, डायरेक्शन बदलना। अगर गियर्स की संख्या सम यानी इवन है तो आउटपुट उल्टी दिशा में घूमेगा, और अगर विषम यानी ऑड है तो उसी दिशा में। तो आइडलर स्पीड का नहीं बल्कि डायरेक्शन का मास्टर है। अच्छा, अब एक नई सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए कि स्पीड में बहुत बड़ा बदलाव चाहिए पर जगह एकदम कम है। तब क्या किया जाए? यहीं पर आते हैं हमारे हीरो, कंपाउंड गियर ट्रेन्स। कंपाउंड ट्रेन का सीधा सा मतलब है एक ही शाफ्ट पर एक से ज्यादा गियर लगाना, और बस यही छोटा सा बदलाव हमें जबरदस्त पावर और बड़े गियर रेशियो हासिल करने में मदद करता है। इसको भी एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, गियर ए हमारा ड्राइवर है, 120 दांतों वाला। ये गियर बी को घुमाता है। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि गियर बी और सी एक ही शाफ्ट पर लगे हैं, मतलब दोनों की स्पीड एकदम सेम है। और फिर गियर सी हमारे फाइनल गियर डी को चलाता है। इसे सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है इसे दो हिस्सों में तोड़ लेना। पहले ए और बी का रेशियो निकालते हैं, जो हुआ 1/3, ठीक है। फिर सी और डी का रेशियो निकालते हैं, ये हुआ 1/4। अब आता है असली जादू। इन दोनों रेशियो को आपस में गुणा कर दीजिए, तो हमें मिला 1/12 का टोटल रेशियो। तो अगर हमारा इनपुट 30 आरपीएम है तो आउटपुट क्या होगा? पूरे 3600 आरपीएम। ये 12 गुना की जबरदस्त बढ़ोतरी है। देखा, यही है कंपाउंड गियर की असली ताकत। अब तक हमने जो भी देखा वो तो बस शुरुआत थी। अब हम आते हैं गियर डिजाइन की दुनिया के सबसे शानदार आइडिया पर, प्लैनेटरी या एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। ये कॉम्पैक्ट डिजाइन में मैक्सिमम टॉर्क देने का एक अविश्वसनीय तरीका है। इसका नाम ही इसकी कहानी बताता है, बिल्कुल हमारे सोलर सिस्टम की तरह। बीच में एक सन गियर,
उसके चारों ओर चक्कर काटते प्लैनेट गियर्स, और इन सब को एक बाहरी रिंग गियर ने घेर रखा है। ये छोटा सा पैकेट बड़ा धमाका है। ये कारों के ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से लेकर बड़ी बड़ी पवन चक्कियों तक हर जगह मिलेगा। हाँ, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, पर इसे समझने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। देखिए, सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ एक चक्कर घूमता है, ठीक? अब क्योंकि हमारा सन गियर असल में रुका हुआ है, तो दूसरे स्टेप में हम उसे एक चक्कर पीछे घुमा देते हैं ताकि उसकी टोटल मूवमेंट 0 हो जाए। बस अब फाइनल लाइन में सब कुछ जोड़ दीजिए और हर हिस्से की असली रफ्तार पता चल जाएगी। तो हमने ये सब थ्योरी तो समझ ली, लेकिन इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? इसका मतलब बहुत गहरा है। अगर संक्षेप में कहें तो सिंपल ट्रेनें बेसिक काम करती हैं, कंपाउंड ट्रेनें कम जगह में ज्यादा पावर देती हैं, और प्लैनेटरी ट्रेनें ये पावर और कॉम्पैक्ट डिजाइन का सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, ये वो टेक्नोलॉजी है जो हमारी मॉडर्न दुनिया को हर पल चला रही है। तो अगली बार जब कोई कार गियर बदले या घड़ी की सुइयां आगे बढ़ें, तो एक पल के लिए उन छोटे छोटे गियर्स के बारे में जरूर सोचिएगा जो पर्दे के पीछे चुपचाप ये सारा काम कर रहे हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है, हमारे चारों ओर ऐसे और कौन कौन से छुपे हुए मैकेनिकल चमत्कार हैं जो हमारी दुनिया को चला रहे हैं? कभी सोचा है एक कार का इंजन हजारों छोटे छोटे धमाकों को झेलते हुए कैसे काम करता रहता है? या फिर एक बड़ी सी विंड टर्बाइन तूफानी हवाओं में भी बिना रुके कैसे घूमती है? इन सब सवालों का जवाब अक्सर एक छोटे से गुमनाम हीरो में छिपा होता है, गियर। आज हम इन्हीं गियर्स के अंदर छिपी इंजीनियरिंग की कमाल की दुनिया में गोता लगाएंगे और जानेंगे कि आखिर ये इतने मजबूत बनाए कैसे जाते हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हम सबसे पहले ये समझेंगे कि गियर फेल क्यों होते हैं, फिर लुईस समीकरण नाम के एक सरल से लेकिन दमदार फॉर्मूले को जानेंगे, और आखिर में AGMA के पावरफुल टूलकिट से लैस होकर ये समझेंगे कि आज के दौर के गियर्स इतने भरोसेमंद कैसे बनाए जाते हैं। तो मजबूत गियर बनाने का राज क्या है? मजे की बात यह है कि इसका राज ये समझने में है कि वो टूटते कैसे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी दुश्मन को हराने से पहले उसकी कमजोरियों को जानना जरूरी है। गियर मुख्य रूप से 3 तरीकों से फेल होते हैं। पिटिंग को आप समझ सकते हैं मेटल के मुहासे, जहां सतह पर छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं। स्कफिंग तब होती है जब लुब्रिकेंट यानी चिकनाई की पतली परत हट जाती है और मेटल सीधे मेटल से टकराकर घिसने लगता है। लेकिन सबसे खतरनाक है बेंडिंग, जिसमें गियर के दांत की जड़ से एक दरार शुरू होती है और दांत पूरा का पूरा टूटकर अलग हो जाता है। और आज हम इसी सबसे खतरनाक वाले फेलियर यानी बेंडिंग को रोकने पर फोकस करेंगे। तो इस बड़ी समस्या का हल कैसे निकाला गया? बात है 19वीं सदी के आखिर की, जब विल्फ्रेड लुईस नाम के एक इंजीनियर ने एक बहुत ही सरल लेकिन क्रांतिकारी आइडिया पेश किया। उन्होंने गियर की ताकत को नापने का एक रास्ता दिखाया, एक शुरुआती फॉर्मूला दिया। लुईस का कमाल यह था कि उन्होंने एक बहुत ही मुश्किल चीज को बहुत आसान बना दिया। उन्होंने एक गियर के दांत की कल्पना एक कैंटिलीवर बीम की तरह की, जैसे कोई डाइविंग बोर्ड पूल के किनारे से बाहर निकला होता है। अब सोचिए, जब कोई डाइवर बोर्ड के सिरे पर खड़ा होता है तो सबसे ज्यादा तनाव कहाँ होता है? वहीं जहां बोर्ड जुड़ा हुआ है। बिल्कुल यही चीज गियर के दांत के साथ होती है। सबसे ज्यादा स्ट्रेस उसकी जड़ पर पड़ता है। इस एक आइडिया ने पूरी प्रॉब्लम को समझने लायक बना दिया। और इसी सोच से जन्म हुआ इस फॉर्मूले का। यहां S का मतलब है स्ट्रेस यानी तनाव। FT वो फोर्स है जो गियर को घुमा रहा है। बाकी अक्षर दांत की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई बताते हैं। ये एक जबरदस्त शुरुआत थी जिसने एक बड़ी मुश्किल को छोटे छोटे समझने लायक हिस्सों में तोड़ दिया। अब रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए इस फॉर्मूले को और आसान बनाया गया और वाई फैक्टर लाया गया। इसे एक जादुई नंबर समझिए जो दांत के शेप और एंगल की सारी मुश्किल जानकारी को अपने अंदर समेट लेता है। अब इंजीनियर को बस इस नंबर को एक टेबल में देखना था और उनका काम बहुत आसान हो गया। लुईस का समीकरण एक बहुत ही खूबसूरत थियरी थी, लेकिन जैसा कि इंजीनियरों ने बहुत जल्द ही समझ लिया, असली दुनिया इतनी सीधी साधी और खूबसूरत नहीं होती। असल मशीनें, खैर, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। लुईस का मॉडल एक परफेक्ट दुनिया मानकर चलता था। वो ये नहीं गिनता था कि गियर्स जब तेजी से घूमते हैं तो उनमें वाइब्रेशन भी होती है। जैसे आप झूले पर किसी बच्चे को धक्का देते हैं तो आप सिर्फ एक स्थिर फोर्स नहीं लगाते, आप एक रिदम में धक्का देते हैं। गियर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। लुईस का मॉडल इस बात को भी नजरअंदाज करता था कि तनाव हमेशा जड़ में एक जगह जमा होता है।
या ये कि लोड कभी भी परफेक्ट तरीके से नहीं बढ़ता? साफ था, एक बेहतर, एक ज्यादा रियलिस्टिक तरीके की जरूरत थी। और यहीं पे पूरी इंडस्ट्री एक साथ आई। अमेरिकन गियर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी AGMA ने लुइस की नींव को लिया और उस पर एक पूरी गगनचुंबी इमारत खड़ी कर दी, एक ऐसा सिस्टम जो असल दुनिया की हर चुनौती का सामना कर सके। ये है आज का AGMA समीकरण। इसे एक महंगे स्टीरियो सिस्टम की तरह सोचिए। लुइस का फॉर्मूला आपको बेसिक म्यूजिक देता है, लेकिन AGMA के ये सारे फैक्टर्स K, KS, KM और KV, ये वो नॉब्स हैं जो आपको बास, ट्रेबल और वॉल्यूम को अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करने की पावर देते हैं, जब तक कि सब कुछ एकदम परफेक्ट ना हो जाए। तो चलिए एक एक करके नॉब्स को समझते हैं। सबसे पहले है KA यानी एप्लीकेशन फैक्टर। ये इस बात का हिसाब रखता है कि मशीन कितने आराम से या कितने झटकों के साथ चलती है। एक इलेक्ट्रिक मोटर से चलने वाला कन्वेयर बेल्ट बहुत स्मूथ होता है, तो उसका KA फैक्टर 1 के आसपास होगा। लेकिन एक सिंगल सिलेंडर इंजन से चलने वाली पत्थर तोड़ने की मशीन जिसमें बहुत झटके होते हैं, उसका KA फैक्टर कहीं ज्यादा होगा, और इसका मतलब है कि उसके लिए एक ज्यादा मजबूत गियर बनाना पड़ेगा। फिर आता है साइज फैक्टर KS। सोचिए, लकड़ी के एक बड़े तख्ते में दरार होने की संभावना एक छोटी सी तीली से ज्यादा होती है। ठीक वैसे ही बड़े गियर में मटेरियल की अंदरूनी खामियों की संभावना ज्यादा होती है। और लोड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर KM इस बात का ध्यान रखता है कि असल दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। गियर कभी भी एकदम 100% सीध में नहीं लगे होते। और फिर है डायनामिक फैक्टर KV। गियर्स जितनी तेजी से घूमते हैं वो अपने ही छोटे छोटे भूकंप पैदा करते हैं। ये वाइब्रेशंस एक्स्ट्रा फोर्स पैदा करते हैं। KV इन्हीं डायनामिक इफेक्ट्स को कैलकुलेशन में शामिल करता है, जो खासकर हाई स्पीड मशीनों के लिए बहुत ज़रूरी है। और आखिर में है J फैक्टर। इसे आप लुइस के पुराने Y फैक्टर का एक सुपर स्मार्ट अपग्रेड समझ सकते हैं। ये ना सिर्फ दांत के शेप को देखता है, बल्कि ये भी हिसाब लगाता है कि स्ट्रेस जड़ में कैसे इकट्ठा होता है और कैसे एक पल के लिए लोड एक से ज्यादा दांतों के बीच बंट जाता है। एक अच्छा इंजीनियर सिर्फ कैलकुलेटर नहीं होता, वो एक स्ट्रैटेजिस्ट भी होता है। उसे सही मटेरियल चुनना होता है, विश्वसनीयता के लक्ष्य तय करने होते हैं ताकि उसका डिजाइन लंबे समय तक चले। सिर्फ गणित काफी नहीं, सही फैसले लेना भी उतना ही जरूरी है। अब एक सवाल, जरा सोचिए। एक गियर सेट में एक छोटा गियर होता है जिसे पिनियन कहते हैं, और एक बड़ा गियर। अगर दोनों एक ही मटेरियल से बने हैं तो क्या लगता है कौन पहले टूटेगा? जवाब है छोटा वाला, यानी पिनियन। इसे एक टीम की तरह सोचिए। पिनियन टीम का स्प्रिंटर है। उसे ज्यादा बार और ज्यादा तेजी से दौड़ना पड़ता है। उसके दांतों का शेप भी उसे ज्यामितीय रूप से थोड़ा कमजोर बनाता है। यही वजह है कि डिजाइनर अक्सर पिनियन को गियर के मुकाबले थोड़े ज्यादा सख्त मटेरियल से बनाते हैं, ताकि दोनों की उम्र लगभग बराबर हो जाए। और हाँ, मटेरियल का चुनाव, इससे तो जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। केस कार्बराइज्ड स्टील जैसा एक एडवांस मटेरियल साधारण कच्चे लोहे के मुकाबले लगभग 5 गुना ज्यादा तनाव झेल सकता है। सही मटेरियल चुनना ही एक मजबूत डिजाइन की असली नींव है। लेकिन इंजीनियर सिर्फ फेलियर को रोकने के लिए डिजाइन नहीं करते, वो एक खास सर्वाइवल रेट के लिए डिजाइन करते हैं। एक स्टैंडर्ड AGMA डिजाइन 99% विश्वसनीयता का लक्ष्य रखता है, यानी 100 में से 1 से भी कम फेलियर। लेकिन अगर आप स्पेस शटल के लिए गियर बना रहे हैं तो आप KR फैक्टर को एडजस्ट करके 99.99% विश्वसनीयता का लक्ष्य रखेंगे। तो इतनी सारी मैथ्स और इतने सारे फैक्टर्स के बाद असल में क्या सीखा? चलिए इस सारी कॉम्प्लेक्सिटी को कुछ आसान, याद रखने लायक नियमों में समेटते हैं। ये कुछ बहुत ही अहम सिद्धांत हैं। पहला, मोटे दांत बेंडिंग में बेहतर होते हैं। याद है वो लुइस का कैंटिलीवर बीम वाला आइडिया? बिल्कुल वही लॉजिक है। घिसाव से बचने के लिए मटेरियल का सख्त होना जरूरी है, और हमेशा याद रखें उस स्प्रिंटर यानी पिनियन को गियर से थोड़ा ज्यादा मजबूत बनाएं। ये नियम उन सभी मुश्किल कैलकुलेशंस का निचोड़ हैं। आखिर में ये सब कुछ एक ही चीज के लिए है, विश्वसनीयता। AGMA के स्टैंडर्ड तरीकों ने हमारी मशीनों को इतना सुरक्षित और लंबे समय तक चलने वाला बनाया है। यह उस छिपी हुई इंजीनियरिंग की ताकत का सबूत है जिस पर हम हर दिन भरोसा करते हैं। तो अगली बार जब कानों में किसी मशीन की चलने की आवाज आए तो उन गियर्स के अंदर छिपे इंजीनियरिंग की इस शानदार कहानी के बारे में जरूर सोचिएगा। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारे आसपास और कौन सी साधारण दिखने वाली चीजें अपने अंदर इतनी जटिल कहानियां छिपाए बैठी हैं। किसी भी मशीन के लिए सही गियर चुनना, जानते हैं, ये बिल्कुल एक पहेली सुलझाने जैसा है।
आज हम एक इंजीनियर की नज़र से देखेंगे और समझेंगे कि इस एक छोटे से लेकिन ज़रूरी फैसले के पीछे क्या चार राज छिपे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफ़र। तो सवाल ये है, दुनिया को घुमाने वाली इन गियर्स में से सही वाला कैसे चुना जाए? सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना, लेकिन इसका जवाब इंजीनियरिंग की कई परतों को खोलता है। सोचिए, ये सिर्फ एक पुर्जा चुनना नहीं है, ये तो एक पूरी मशीन का दिल चुनने जैसा है, जिस पर सब कुछ टिका होता है। तो सबसे पहला भाग है गियर के मिशन को समझना। देखिए, किसी भी बड़े काम की शुरुआत हमेशा पहले कदम से होती है, और एक इंजीनियर के लिए वो पहला कदम होता है ये समझना कि भाई इस गियर का असली मकसद क्या है, इसे करना क्या है, इसकी जिम्मेदारी क्या होगी। सबसे पहले हमें इन 4 सवालों के जवाब ढूंढने होते हैं। कितनी हॉर्स पावर ट्रांसमिट करनी है, ड्राइविंग गियर की स्पीड क्या होगी, अनुपात यानी रेशियो क्या रखना है, और सबसे जरूरी, शाफ्ट कैसे लगे हुए हैं। बस ये वो 4 पिलर्स हैं जिन पर पूरा का पूरा डिजाइन टिका होता है। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। अब जरा इस पर नजर डालिए। ये बात कितनी मजेदार है कि सिर्फ ये देखकर कि शाफ्ट कैसे लगे हैं, ये तय हो जाता है कि कौन सा गियर इस्तेमाल होगा। जैसे अगर शाफ्ट पैरेलल हैं तो स्पर या हेलिकल गियर्स, अगर एक दूसरे को काट रहे हैं तो बेवल गियर्स। ये हमारे चुनाव का पहला और सबसे बड़ा फिल्टर है। चलिए अब आते हैं दूसरे भाग पर, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। हमने गियर का मिशन तो समझ लिया, लेकिन अब ये भी तो देखना होगा कि वो काम कहाँ करेगा। क्योंकि देखिए, गियर को सिर्फ अपना काम नहीं करना, बल्कि उस माहौल में जिंदा भी रहना है जहां उसे लगाया जाएगा। जरा सोच कर देखिए, एक गियर को किन किन मुश्किलों से गुजरना पड़ता होगा। हर तरफ धूल, पानी की तेज बौछारें, चिपचिपी नमी और कभी बहुत ज्यादा गर्मी तो कभी कड़ाके की ठंड। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारा गियर आखिर किस जंग के मैदान में उतरने वाला है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर चुनौती का एक जवाब भी होता है। जंग से बचाने के लिए खास एपॉक्सी कोटिंग्स होती हैं, धूल और पानी को बाहर रखने के लिए सील्स हैं, और मजबूती के लिए स्टेनलेस स्टील हार्डवेयर। ये वो हथियार हैं जो एक गियर को लंबे समय तक लड़ने और काम करने में मदद करते हैं। अब आता है तीसरा भाग, रियल वर्ल्ड स्ट्रेस की गिनती करना। अब हम बात करेंगे उन अदृश्य दुश्मनों की जिनका सामना हर गियर को करना पड़ता है, मतलब ऑपरेशनल फोर्स और स्ट्रेस। सीधी सी बात है, एक मजबूत गियर वही है जो इन सारे तनावों को आराम से झेल सके। तो लोड को समझते हैं। ये मोटा मोटा 2 तरह का होता है। पहला है कांस्टेंट टॉर्क, जैसे कन्वेयर बेल्ट, यहाँ स्पीड के साथ लोड बदलता है। और दूसरा है कांस्टेंट हॉर्स पावर, जैसे कोई ड्रिल मशीन, जहाँ लोड लगभग एक जैसा ही रहता है। और हाँ, दोनों के लिए बिल्कुल अलग अलग तरह के गियर की जरूरत पड़ती है। देखिए, एक अच्छा इंजीनियर हमेशा एक्स्ट्रा तैयारी के साथ चलता है। वो हमेशा एक सेफ्टी मार्जिन लेकर चलते हैं, जिसे कहते हैं सर्विस फैक्टर। ये असल में उन अचानक आने वाले झटकों, वाइब्रेशंस और छोटी-मोटी गड़बड़ियों के लिए होता है जो असली दुनिया में तो होती ही रहती हैं। ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से दिखाती है। काम जितना मुश्किल, सेफ्टी मार्जिन उतना ही ज्यादा। एक नॉर्मल एक समान काम के लिए ये 1.00 हो सकता है, लेकिन जहां भारी झटके लगते हैं वहां ये 1.80 तक पहुंच जाता है। इसका सीधा मतलब है कि गियर को लगभग 2 गुनी ताकत के लिए डिजाइन करना पड़ता है। और अब आता है चौथा भाग, फाइनर डिटेल्स यानी बारीकियां। जानते हैं, एक अच्छे और एक बेहतरीन डिजाइन में फर्क बस इन्हीं छोटी छोटी बातों का होता है। तो अब हम मटेरियल और परफॉर्मेंस की उन बारीकियों को समझेंगे जो एक गियर को सच में खास बनाती हैं। एक गियर कितना मजबूत और कितना टिकाऊ होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस चीज से बना है और उसे तैयार कैसे किया गया है। सही मटेरियल चुनना और उसे सही तरीके से हीट ट्रीट करके सख्त बनाना, यही तो है कामयाबी का असली राज। यहाँ गियर को मजबूत बनाने के 2 मेन तरीके हैं। एक है कार्बुराइजिंग, जो गियर को सबसे ज्यादा ताकत देता है, लेकिन इसमें उसका आकार थोड़ा सा बदल सकता है। दूसरी तरफ है नाइट राइडिंग, जिसमें आकार तो नहीं बदलता पर वो उतना मजबूत नहीं होता। तो अब दोनों में से क्या चुनना है, ये पूरी तरह से काम की जरूरत पर डिपेंड करता है। आज के दौर में एनर्जी बचाना कितना जरूरी है, ये तो हम सब जानते हैं। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि स्पर और हेलिकल गियर लगभग 98% तक एफिशिएंट होते हैं, मतलब एनर्जी का पूरा इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वर्म गियर में काफी एनर्जी लॉस होती है,
फिर भी कुछ खास कामों के लिए वर्म गियर ही सबसे बेस्ट होते हैं। दिलचस्प है ना? और अब बात रफ्तार की। इस मामले में भी हर गियर की अपनी एक अलग कहानी है। जैसे कि हेलिकल गियर, ये 40,000 फीट प्रति मिनट की जबरदस्त स्पीड पर काम कर सकते हैं, और वहीं स्ट्रेट बेवल गियर की लिमिट सिर्फ 10,000 पर ही खत्म हो जाती है। फर्क देख रहे हैं? तो चलिए अब आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, भाग 5, फाइनल सिलेक्शन। जब सारी की सारी टेक्निकल बातें तय हो जाती हैं, तब इंजीनियर के सामने आती है आखिरी और शायद सबसे बड़ी चुनौती, और वो है बजट। दिन के आखिर में बात पैसे पर ही आकर रुकती है। स्पर गियर बनाने में सबसे आसान होते हैं, इसलिए सबसे सस्ते भी। हेलिकल गियर थोड़े मुश्किल होते हैं तो महंगे भी। और एक सीधा सा नियम है, जैसे जैसे गियर का साइज और उसे बनाने की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, कीमत भी आसमान छूने लगती है। तो देखा, हमारे चारों तरफ ऐसी ही एक छिपी हुई इंजीनियरिंग की दुनिया है। इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो साफ है कि एक छोटे से पुर्जे के पीछे भी कितनी गहरी और बड़ी सोच छिपी होती है। अब सवाल यह है कि अगली बार जब कोई मशीन चलते हुए दिखेगी, तो क्या सिर्फ मशीन दिखेगी, या उसके अंदर घूमते हुए वो गियर्स भी, जो असल में उस दुनिया को चला रहे हैं?